नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्रेन बूस्टर 24M में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में जो झील हैं उनके वर्णन के बारे में, यानी कि भारत में किस किस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं कि भारत में किस किस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। इनका जो वर्णन है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज की वीडियो देखने के बाद झीलों को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब फिर वो चाहे किसी प्रकार की झीलें भी आप लोग पढ़ रहे हो, आप चाहे ज्वालामुखी झील पढ़ रहे हैं, हिमानीकर्त झील पढ़ रहे हैं, पवनकर्त झील पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार की झील यदि आप पढ़ रहे हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई, हमने ब्रेन बूस्टर 24M में इस चीज़ के बारे में ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले देखते हैं झीलों का जो निर्माण है वह किस प्रकार से होता है। मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं कि भारत में जो झीलों का पहले वर्गीकरण आप लोग देखिए, और उसके जो निर्माण है, उसके जो अनेक कारण है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भारत में सबसे पहले झील पाई जाती है वह हिमालयी झील है, फिर राजस्थान की झील है, और फिर दक्षिण भारत की झील है। इनमें भारत की जो झील है इन्हें वर्गीकृत किया गया है। तीन प्रकार की झीलें भारत में पाई जाएगी। एक तो जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाएगी, दूसरा जो राजस्थान क्षेत्र में पाई जाएगी, और तीसरी झीलें हैं जो दक्षिण भारत क्षेत्र में पाई जाएगी। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो झीलें हैं जो पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारी पहली भूगर्भिक क्रिया से बनी झील। देखिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। भूगर्भिक क्रिया से बनी झील यानी कि सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं। सपोज कीजिए, देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। सपोज कीजिए ये पहाड़ है, ठीक है। ये पहाड़ है यानी कि पर्वत है, पहाड़ आपके इलाके में भी होंगे। इन पहाड़ों पर बहुत ऐसे मोटे मोटे पत्थर होते हैं। मोटा पत्थर भी होता है, छोटा पत्थर भी होता है। कोई ऐसा पत्थर जो बहुत ज्यादा बड़ा हो और यहाँ से लुढ़कते हुए, ठीक, वो जमीन पर आ गिरे, वह जमीन पर आ गिरे, तो आप देखेंगे जहां भी वो पत्थर आके गिरेगा वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही वर्षा काल आएगा, उस गड्ढे में जब पानी भर जाएगा तो वह एक झील का रूप ले लेगा। तो झील क्या होती है? एक गड्ढा है, गड्ढे के अंदर जब पानी भर जाता है, गड्ढा ये नहीं कि आप छोटा सा गड्ढा खोद दो उसमें पानी भर दो, वो झील नहीं, वो झील नहीं होगा। झील कैसे बनेगा? एक गड्ढा विस्तृत होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक। उस गड्ढे में जब पानी भर जाएगा तब उसे झील कहा जाएगा। तो ऐसी भूगर्भिक क्रिया से झील बनती है। जो पहाड़ है उनसे कोई पत्थर है या बर्फ है, कुछ भी गिर सकती है, धरातल पर जब गिरते हैं और उनसे जो गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में जैसे ही पानी भरेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? झील कहा जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर की जो झील है, वुलर झील, वो ऐसी ही झील है। और अधिकांश झीलें जो कुमाऊं क्षेत्र में पड़ती है, उत्तराखंड में कुमाऊं है, कुमाऊं और गढ़वाल, कुमाऊं क्षेत्र की जो झीलें हैं उत्तराखंड में, वह भी झीलें भूगर्भिक क्रिया से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है? पहाड़ है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ है और आपके उत्तराखंड में भी पहाड़ है। तो पहाड़ों से जब या तो बर्फ गिरे, बहुत बड़ी बर्फ का टुकड़ा गिर जाए, या फिर बहुत बड़ा कोई पत्थर गिर जाए, कोई शिलाखंड गिर जाए, और उसके गिरने से जो गड्ढा बनेगा और उसमें जब पानी भर जाएगा तो वहां पर झील का निर्माण होगा। इस प्रकार की जो झीलें होती है उन्हें कहा जाता है भूगर्भिक क्रिया से निर्मित झीलें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें लिखा क्या है। ये कहा है कि पहाड़ों से बर्फ, पत्थर आदि भूमि पर गिरने से धरातल पर विशाल गड्ढे बन जाते हैं। इनमें जल भरने से जो झील बनती है उन्हें भूगर्भिक क्रिया से बनी झील कहते हैं। जैसे कश्मीर की वुलर झील और कुमाऊं की जो अनेक झीलें हैं, साताल, भीमताल में, ठीक है, नैनीताल, ये सब झीलें कुमाऊं में पाई जाती हैं। ये सब बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं जो उत्तराखंड में पाई जाती है, नौकुचिया ताल। तो ये सब कैसी हैं? ये सब भी भूगर्भिक क्रिया से बनी झील है। दूसरी देखिए, ज्वालामुखी क्रिया से बनी झील। अब जो झीलें हैं वह ज्वालामुखी क्रिया से भी बनेगी। ज्वालामुखी क्रिया से कैसे बनेगी? थोड़ा सा आप लोग ये भी समझना। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो लावा पाया जाता है, सपोज कीजिए ये पृथ्वी है, देखिए ये पृथ्वी का हिस्सा है और ये पूरा का पूरा हिस्सा पृथ्वी का है। आप लोग ऐसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा लावा पाया जाता है जो प्लाज्मा अवस्था में होता है, यानी कि पिघला हुआ होता है। यहाँ पर जब ताप और दाब अत्यधिक बढ़ जाएगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो धरती को तोड़कर, इस भूमि की ऊपरी परत को तोड़कर धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा होगा इसके आस पड़ोस में तो जो सारा का सारा जो
पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, जो लावा निकल रहा है वो सारा का सारा फैल जाएगा, लेकिन बीच में एक गड्ढा सा ही बना रहता है। यानी कि जो उसका मुख होता है, जो क्रेटर होता है, इसे क्रेटर कहा जाता है, ठीक है, क्रेटर बोलते हैं या कोल्डेरा बोलते हैं। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि यहीं से तो सारा का सारा ये निकल रहा है, ठीक है, ये तो खाली रह जाएगा। अब जैसे ही एक स्थिति ऐसी आएगी कि ज्वालामुखी ठंडा हो जाएगा, ठीक, फिर यहाँ से कोई लावा नहीं निकलेगा, तो जो फैल गया वो तो फैल गया, लेकिन ये जो मुंह है ये जू का तू ऐसे ही बना रहता है जहां से लावा निकलता है। इसमें जैसे ही क्या होगा, पानी भर जाएगा, तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाएगा, और इस झील को क्या कहेंगे, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है। जैसे महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित इसे एक झील कहा जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा, एक सेकंड में आपको एक चीज और बताऊं, ये सपोज देखिए, ये हमारा भारत है, ये है ऐसे, ये हमारा भारत है, यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ज्वालामुखी फटा। आपने देखा होगा जहाँ ज्वालामुखी फटेगा वहाँ की जो मिट्टी होगी वो काली होगी, क्यों, क्योंकि नीचे से क्या निकलता है, बहुत तेज तपता हुआ लावा निकलता है जो मिट्टी को जला देता है, और जलाने से यहाँ की जो मिट्टी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। तो इसी वजह से जो आपका महाराष्ट्र है, आपका जो गुजरात है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक का कुछ हिस्सा, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है जहाँ पर कपास अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता लगा कि भाई आखिर ज्वालामुखी क्रिया से झीलें कैसे बनती है। एक झील आपकी महाराष्ट्र में है जिसको लोनार झील कहा जाता है, और ये क्या है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ आज हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने एक दोस्त के पास या फिर आपके कोई भी ग्रुप है आपके फ़ोन में, उस ग्रुप में, व्हाट्सएप का ग्रुप हो, टेलीग्राम का ग्रुप हो, आप जरूर शेयर करें इस वीडियो को। आप शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए फिर और ज़्यादा अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके। तो दोस्तों, मेरी इस रिक्वेस्ट को आप लोग जरूर स्वीकार करना, और जरूर किसी एक ग्रुप में शेयर करना, साथ में लिखना देखने के लिए भी और सब्सक्राइब करने के लिए भी जरूर बोलना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमानी निर्मित झील। हिमानी हिमनदों द्वारा निर्मित गर्तों में हिम के पिघले हुए जल से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। कुमाऊं हिमालय में नैनीताल आदि झीलें इस प्रकार के उदाहरण है। देखिए, जहाँ पर बहुत सारा बर्फ जमा हुआ है, अब सपोज कीजिए ये आपको हिस्सा है, इस हिस्से में ये पूरा का पूरा बर्फ से जमा हुआ है, और यहाँ पर ये बर्फ है, ये पिघल जाए, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक झील बन जाएगी। तो इसे क्या कहा जाएगा, हिमानीकृत झील इसे कहा जाएगा। देखिए, पवन क्रिया से बनी झीलें। इसके बाद में हम आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट भी देंगे जिसमें जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें हैं उनका भी हम इसमें जिक्र करेंगे। पवन क्रिया से बनी झीलें, पवन से कैसे झील बनती है, देखिए, जैसे एक सेकंड में फिर एक नेक्स्ट छोटा सा मैप बना लेता हूँ। देखिए, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर पाई जाती है रेत, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रेत पाया जाता है। जब तेज हवा चलेगी तो ये रेत क्या हो जाएगा, यहाँ से उड़ के कहीं और चला जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, एक गड्ढा बन जाएगा। जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी तो उस वर्षा ऋतु में यहाँ पानी भर जाएगा, जिससे एक झील का निर्माण हो जाएगा। ठीक, एक बात आपने ये सीखी। इसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि आपने सुना होगा कि मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, कि आखिर मीठे पानी की झील कैसे बनती है और खारे पानी की झील कैसे बनती है। तो आज आप दोस्तों, मैं आपसे 100% मैं आपसे आज आपको सिखा के जाऊंगा कि आखिर कैसे कैसे झीलों का निर्माण होता है, और खारे पानी की झील कैसे बनती है, मीठे पानी की झील कैसे बनती है। यदि आप वीडियो के अंत तक रुके रहे तो आज आप बहुत कुछ यहाँ से सीखने वाले हो। तो देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर सबसे पहले मीठे पानी की झील कैसे बनती है। देखिए, ये बहुत सिंपल, इसे आप आसानी से समझ जाओगे। जहां पर भी स्वच्छ जल होगा उसका जल कभी भी खारा नहीं होगा, ठीक है, जहां पर भी स्वच्छ जल होगा उसका जल कभी भी खारा नहीं होगा। जहां पर वाष्पीकरण कम होगा, ठीक है, जहां पर वाष्पीकरण कम होगा वहां पर भी जल कभी भी खारा नहीं। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, जो पानी है वह सूर्य की रोशनी पड़ी और उसकी रोशनी में और उसके ताप से जो भाप बनकर उड़ता है उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। जहां पर वाष्पीकरण कम होता है वहां पर खारा पानी नहीं होगा। तीसरी बात देखिए, जहां पर नदी का मुहाना होगा, नदी का मुहाना, दोस्तों मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ तो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप लोग मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। जहां पर नदी का मुहाना होगा वहां पर कभी भी जल खारा नहीं होगा, ठीक है, स्वच्छ जल होना चाहिए, नदी का मुहाना होना चाहिए, और वाष्पीकरण कम होना चाहिए। यदि ये सारी चीजें होंगी तो वहां का जल हमेशा मीठा होगा।
अब आप लोग देखिए जम्मू कश्मीर की जो झील है वुलर झील, वह मीठे पानी की झील कही जाती है। ठीक है, अब आप सोच के देखिए मीठे पानी की झील क्यों है? नदी का मुहाना है, कितनी नदियां निकलती है जम्मू कश्मीर से, सिंधु, सतलज, झेलम, रावी, चिनाब, ठीक है, व्यास, इतनी सारी की सारी नदियां वहां से निकलती है। तो आपको लगता है कि वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होता होगा? नहीं, वहां पर वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर मीठा जो पानी है वो मीठा ही रहता है। नदी का मुहाना है कि इतनी सारी नदियां वहां से निकल रही हैं। इसके साथ जो साथ है आपने कहा वहां का जो जल है वह स्वच्छ जल होता है, इसीलिए वहां का जो जल है वह मीठा है। अब आप देखिए खारे पानी की झील, राजस्थान की जो सांभर झील है वह खारी झील है। इसे खारा झील क्यों कहा जाता है? अब आप देखिए, एक तो राजस्थान, राजस्थान के अंदर ये हम बात हमने मान ली कि भाई चलिए, एक तो वहां पर बरसात कम होती है। आप अपने इलाके में ही देख लीजिए, अच्छा देखिए, बरसात होगी, कोई आपके आस पड़ोस में तालाब है, गांव देहात में से जोहड़ कहा जाता है, तालाब को देखना, जैसे ही बरसात होगी तालाब पूरा भर जाएगा, पानी बिल्कुल ठंडा होगा उसका, एक अलग ही आपको वहां से देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे बारिश खत्म होगी, सूर्य की रोशनी फिर वहां पर ताप वहां पर पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। तो आप लोग महसूस करना वहां का जो पानी है वाष्प बनकर जैसे ही उड़ने लगेगा, तो वहां का जो पानी है वो क्या भारी होने लगेगा, हल्का हल्का सा खारा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो बाहर के जो केमिकल्स हैं जो बहकर आए हुए हैं वहां पर, वो सारे के सारे तो वहीं रह जाते हैं। लेकिन वाष्प बनकर क्या उड़ता है? केवल पानी उड़ता है। बाकी उसके साथ में जो खाद्य पदार्थ हैं जो बहकर आए हुए हैं वो तो सारे वहीं पर रह जाएंगे। इस वजह से जो झीलें होती हैं वह खारी हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, वाष्पीकरण जहाँ ज्यादा होगा वहाँ की झील खारी होंगी, जहाँ पर नदी का मुहाना नहीं होगा, ठीक है, वहाँ की झीलें भी खारी होंगी। और इसके साथ साथ में जहाँ जिस क्षेत्र में पानी आकर एक बार रुक जाता है, यानी कि फिर आगे नहीं बहता, वहां की जो झीलें होंगी वह भी खारी ही होंगी। तो दोस्तों ये बात है कि कहाँ पर झील खारी होती है और कहाँ पर मीठी होता है पानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को समझे होंगे। देखिए क्या कहा, मरुस्थल में पवन क्रिया से अपवहन गर्त बन जाते हैं, वर्षा काल में इनमें जल भर जाता है, वाष्पीकरण अधिक होने से सतह पर लवण की परतें एक जगह इकट्ठा हो जाती है, फलस्वरूप खारी झील बनती है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि खारी झील कैसे बनती है और मीठी झील कैसे बनती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घुलन क्रिया से निर्मित झीलें। चूना पत्थर, जिप्सम, लवण आदि घुलनशील सैलों के प्रदेश में जल की घुलन क्रिया से ये झीलें उत्पन्न होती है। असम में ऐसी झीलें पाई जाती हैं जो घुलने से बनती है। चलिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। भूस्खलन से निर्मित झीलें, पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े शिलाखंडों के गिरने से कभी कभी नदियों के मार्ग रुक जाते हैं, इनमें जल एकत्रित होने लगता है और अंततः झील बन जाती है। अलकनंदा के मार्ग में शेर खलन से गोहाना नामक झील का निर्माण हुआ। तो ये जो झील है गोहाना, देखिए इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, आपने देखा होगा जो भूस्खलन होते हैं पहाड़ों में क्या होगा, बहुत तेज आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो उससे भूस्खलन हो जाता है, मतलब पहाड़ जो है खिसकने लगते हैं, अपनी जगह से खिसकने लगते हैं। तो सॉरी, पहाड़ों पर क्या है, बहुत बड़े बड़े शिलाखंड होंगे, जैसे ही पहाड़ अपनी जगह से खिसकेंगे वो शिलाखंड क्या होंगे, कभी कभी नीचे गिरने लगते हैं, तो वो नदियों के रास्ते में गिर जाते हैं। नदी कहीं से बह रही है, उसके रास्ते में बिल्कुल आकर गिर गए, बहुत बड़ा शिलाखंड यदि आकर गिर जाएगा तो पानी वहीं रुक जाएगा, तो सारा का सारा जो पानी है फिर वहीं इकट्ठा हो जाएगा और वहीं पर एक झील का निर्माण हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा भूस्खलन से निर्मित झीलें। जो एक गोहाना नामक झील है, ठीक, अलकनंदा के मार्ग में एक पत्थर गिरा था और उससे एक झील का निर्माण हुआ था जिसे गोहाना झील कहा जाता है। और ये झील कैसी है? भूस्खलन से निर्मित झील है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक करें, जरूर करें एक लाइक दोस्तों। आज हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि लाइक एक जरूर करें और एक ग्रुप में, व्हाट्सअप का हो चाहे टेलीग्राम का हो, आप जरूर शेयर करें। अब देखिए, विसर्प झीलें, मैदानी क्षेत्रों में नदियां घुमावदार मार्ग से प्रवाहित होती है। जब इन मोड़ों के सिर कट जाते हैं और नदी सीधे मार्ग में बहने लगती है तब विसर्प झीलें बनती है। गंगा की मध्य निचली घाटी में ऐसी झीलें पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में इन्हें बील कहा जाता है। अब देखिए अनूप झीलें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। ठीक है, देखिए, एक आपकी जो भूगर्भिक क्रिया से बनती है ये इंपॉर्टेंट है, एक जो ज्वालामुखी क्रिया से बनती है ये इंपॉर्टेंट है, एक ये जो अनूप झील है या जिसे लेगुन झील कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में और हमने जो एक पवनकृत झील पढ़ी वह भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप एक बार जरूर देखना फिर से। अनूप या लेगुन झीलें, नदियों के मुहाने पर समुद्री लहरों तथा पवनों की क्रिया से बालू के टीले बन जाते हैं। इसके पीछे एकत्रित जल लेगुन के रूप में अवशिष्ट रहता है। उड़ीसा की जो चिल्का झील है वह ऐसी है।
ठीक है। उड़ीसा की चिल्का झील एक लैगून झील है, अष्टमुड़ी झील एक लैगून झील है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या कहा इसने, नदियों के मुहाने पर समुद्री लहरों तथा पवनों की क्रिया से बालू के टीले बन जाते हैं, ठीक है, बालू क्या बहुत बड़ा रेत रेत के टीले इकट्ठे हो जाते हैं, और जब इनके पीछे जल भरने लगता है तब उसे क्या कहा जाता है, ये इसे अनूप या लैगून झीलें कहते हैं। जैसे एक चिल्का झील है उड़ीसा के अंदर, यह लैगून झील है। तो दोस्तों ये थे कई सारे प्रकार, किस किस प्रकार की झीलें पाई जाती है। अब हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण झीलें हैं और वह झीलें किस राज्य में पाई जाती हैं, ये आपको देखना है। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने की, थोड़ा थोड़ा सा। सबसे पहले देखिए आप राजस्थान की झीलें, जैसमंद झील राजस्थान में है, पिछोला झील राजस्थान में है, लुनकसर झील राजस्थान में है, डिडवाना झील राजस्थान में, ठीक है। आप एक ऐसे याद कर सकते हैं, सापुराजन, ये एक छोटा सा मेरा कोड है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा इसे। सांबर झील, पुष्कर झील, राजसमंद झील, ठीक है, और आपकी जैसमंद झील और एक नक्की झील, ये सारी की सारी कहाँ पर है, ये राजस्थान में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जैसमंद, पिछोला, लुनकसर झील, डिंडवाना झील, और इसके साथ में इन्हें भी आपको याद रखना है। जैसे सापुराजन है, सापुराजन ये एक पूरा का पूरा कोड है। राजस्थान में सांबर झील जो खारी झील है, ठीक है, पुष्कर झील है, एक आपकी राजसमंद है, एक आपकी जैसमंद है, और एक आपकी नक्की झील है, ठीक है दोस्तों। ये सारी की सारी झीलें राजस्थान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए पुलिकट झील, ये तमिलनाडु में है, उटी झील तमिलनाडु में है, येरकाउड झील ये भी तमिलनाडु में है। वैसे जो पुलिकट झील है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, तो इसे एग्जाम में कभी कभी आंध्र प्रदेश में पूछ लेता है, तो कभी कभी तमिलनाडु में, लेकिन ऑप्शनों में दो देगा, दोनों में से एक ही, या तो तमिलनाडु दे या फिर आंध्र प्रदेश से, क्योंकि ये क्या है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन झील आंध्र प्रदेश में, निजाम सागर आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। ये आपको यही भी झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। देखिए एक बार फिर देखिए, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर झील आंध्र प्रदेश, और निजाम सागर झील ये भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए जैसमंद झील राजस्थान में, सांबर झील राजस्थान में, फतेह सागर राजस्थान में, पंचभद्रा झील राजस्थान में, नक्की झील राजस्थान में, पुष्कर झील राजस्थान में, देबार झील राजस्थान में। तो देखिए ये मैं आपको कोड वैसे इनका पहले बता चुका हूँ, सापुराजन से आप इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए डल झील जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, रसो मुरारी झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में है, लोकटक झील में ही एक केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ पार्क है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल झील उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल उत्तराखंड में, चंद्रा हिमाचल प्रदेश में, खजियार हिमाचल प्रदेश में, ब्रह्म सरोवर हरियाणा में, कोयला, ठीक है, ये कोयला नहीं है, ये कोयना है, कोयना, कोयना झील ये महाराष्ट्र में है, अष्टमुड़ी झील केरल में है, मायम झील गोवा में है, संगमी झील सिक्किम में है। तो ये कुछ झीलें हैं। नेक्स्ट देखिए चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा, रूपकुंड उत्तराखंड में, भीमताल उत्तराखंड में, राक्षसताल उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा में, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, लोनार झील महाराष्ट्र में, बेमनार झील केरल में, कुक्कारहाली कर्नाटक में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, और मानसबल झील ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों ये झीलों की कुछ लिस्ट थी जो आपके सामने रखी गई है, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। एक बार फिर आप वीडियो को दोबारा से रोककर देख सकते हैं, या फिर आप पूरी वीडियो ही दोबारा देख सकते हैं यदि आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझना चाहते हैं या आपके कुछ पॉइंट समझ में ना आया हो। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज़ आप लोग एक शेयर जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। इसी के साथ आज की वीडियो हम ये ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अपने इस परिवार को आगे बढ़ने में थोड़ी सी आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारी मेहनत को थोड़ा सा आप लोग मोटिवेशन दें, ठीक है दोस्तों। इतनी तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, वह हमें सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।